नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बम, बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है। उन्होंने बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट के समाधान की वकालत की। बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबा। भारत सबके हित और विकास की बात दुनिया के सामने दृढ़ तरीके से रख रहा है। मॉस्को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सम्मेलन स्तर की वार्ता के समय प्रधानमंत्री ने भारत की स्पष्ट नीति को दोहराया। रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भारत के नजरिए पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी आभार जताया। जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैश्विक विकास के लिए सहयोग और संवाद कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इसे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के वक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत विश्व की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस भारत के बीच 22वां वार्षिक सम्मेलन वैश्विक व क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान, विकास और विश्वास की ओर अपनी अहमियत रखता है। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के मजबूत साझेदार बने रहने की दृढ़ता तो दोहराई, वहीं आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में भारत ने 2 नए काउंसुलेट रूस के कजान और यूकातोरिनबुर्ग में खोलने की घोषणा की है। कजान और यूकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित रशियन एग्जीबिशन सेंटर में रोस्तम पवेलियन देखा। ये पवेलियन साइंस, तकनीक और एटॉमिक रिसर्च मॉडल का एक बड़ा सेंटर है। प्रधानमंत्री ने यहाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग आसन्न क्षेत्र जैसे कृषि, चिकित्सा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में करने की संभावनाएं और तकनीक की विस्तार से जानकारी ली। मॉस्को से अरुण और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड को सभी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट गॉड का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से मिले सम्मान में से खास है। यह उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्रों में से भी एक हैं। भारत रूस की मित्रता का ये नया दौर राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में और भी प्रगाढ़ हुआ है। आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी
गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। क्रेमलिन में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जब पीएम मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जो अटूट मित्र के रूप में दोनों नेताओं की बानगी को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस में भले तापमान माइनस में चला जाए, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है। मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। वहीं मॉस्को के एटम पवेलियन में मोदी पुतिन की बॉन्डिंग का नजारा दुनिया के देशों के लिए बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर को देखा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आवास नोवो ओग्रियोवो पर एक निजी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की आपस में केमिस्ट्री देखी गई। उसे तस्वीरों और शब्दों के माध्यम से दुनिया ने देखा। पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। We have mentioned this in the past that while we do not have the precise indication of the specific numbers, we expect or anticipate them to be roughly between 35 to 50. A total number of Indian nationals, out of which 10 Indian nationals we have managed to bring them back to India through very active efforts on our own and also in partnership with the Russian system. राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि 10 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। First is the program of cooperation in trade, economic and investment spheres in Russian Far East for the period 24 to 2029. 2, the MOU between the two ministries of environment and climate change. 3, MOU between the Surveyor General of India and its counterpart on the Russian side with regard to cooperation in the general space of cartography, but also the associated areas involved in that space. 4th, the MOU between the National Center for Polar Research and Ocean Research under the Ministry of Earth Sciences in India
and the Arctic and Antarctic Research Institute of the Russian Federation. Fifth, the cooperation on the broadcasting area between Prasar Bharati and TV Novosti on the Russian side. Sixth, agreement on cooperation between the arbitration bodies on both sides, that is India International Arbitration Center and the International Commercial Arbitration Center at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Seventh, the joint investment promotion agreement between Invest India and the joint stock company, management company of Russian Direct Investment Fund. Eighth is the MOU between the Trade Promotion Council of India and All Russia Public Organization called Business Russia. And the last being on the in the field of pharmacopoeia, more focusing on exchange of information and capacity building between the relevant entities on both sides. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 9 समझौतों पर सहमति बनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस यात्रा पर ही आज हमारा विशेष आधारित है। रूस यात्रा से पीएम मोदी का विश्व को संदेश। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर मंजीव पुरी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और हमारे साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और इस पूरी यात्रा के आज दिन भर की उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है, क्या आप टेक अवेज, क्या मुख्य बातें आप देखते हैं इस यात्रा से? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये एक अहम विजिट है, पॉलिटिकली अहम है, स्ट्रेटेजिकली अहम है। और जैसे सब लोगों को पता है कि कई सालों के बाद, 3 सालों के बाद एक बार एक इन पर्सन विजिट। मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में बोलना चाहता हूँ। इन 3-4 सालों में भारत काफी बदल गया। भारत की जो जिसको कहते हैं प्रोफाइल, ग्लोबल प्रोफाइल बदल। वी आर नाउ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जिसको कहते हैं ऑन आवर वे टू बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी ने भी भारतीय डायस्पोरा को वहां पर बताया। हमारी ग्लोबल जिसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज, ये बिल्कुल दर्शाई। और रूस ने भी हमको इसलिए चाहा कि हम लोग वहां आए, इन पर्सन बातचीत हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि वो भी दुनिया को दिखा सके कि दुनिया चाहे बात करती होगी उनकी आइसोलेशन है, लेकिन दुनिया का एक मुख्य उभरता हुआ देश, इंपॉर्टेंट कंट्री भारत, उनके साथ उनके पुराने जो रिश्ते हैं, जो स्टेडफास्ट रिश्ते हैं, जो टाइम टेस्टेड रिश्ते हैं, वो आगे जाएंगे और स्ट्रेटेजिक एरियाज में आगे जाएंगे, न्यूअर एरियाज में आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट रही है पॉलिटिकली, और मैं मानता हूं कि इसके जो पॉलिटिकल सिग्नल्स हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा कि सारी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर। उसके कई कारण हैं। नेटो समिट हो रही है, वो सब हमको पता, लेकिन इंडिया की ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी नीति उसको ये अंडरस्कोर करती है। साथ साथ भारत और रूस के जो पुराने रिश्ते हैं उसको भी मजबूत करने के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन इन पर्सन दोनों नेताओं का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। खासकर प्रधानमंत्री मोदी अपने 3री बार विक्ट्री, दोबारा प्रधानमंत्रीशिप लेने के बाद, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दिस विजिट। जी, प्रोफेसर गुलशन भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गुलशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कई मायनों में अहम है, जिसमें एम्बेसडर साहब ने बताया कि क्या क्या कारण हैं। 19 के बाद एक तरह से पहली बार रूस गए प्रधानमंत्री। इस 19 से लेकर 24 के बीच में विश्व में कई बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, हम जानते हैं। ऐसे में टाइमिंग को लेके जो लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तमाम विशेषज्ञों के कई सवाल हैं, आलोचकों के सवाल हैं, टाइमिंग को लेकर आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा को? उसके बाद हम मुद्दों पर आएंगे। नहीं, टाइमिंग तो जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, क्योंकि और जैसे प्रधानमंत्री ने खुद भी अपने वक्तव्य में कहा वहाँ पे कि ये एक हमारी जो एक बायलैटरल समिट तो है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें मेरी विजिट के ऊपर लगी हुई हैं। तो जिस तरह की मुझे लगता है कि 3 मुद्दे हैं जिससे उनकी ये जो समिट है बहुत कामयाब समिट जो उनकी यात्रा रही है। एक तो जो इसका जो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है, उसमें
पूरी दुनिया जैसे इसको देख रही है कि उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि रूस को पूरा अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन उसमें एक तीसरी दुनिया का, ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो नेता है वो वहाँ पे जा रहा है। तो एक तो वो उसके मायने हैं। दूसरा, जैसे हमारे विदेश सचिव ने कहा कि मुख्य मुद्दा जो रहा इस पूरी यात्रा के दौरान वो था आर्थिक मुद्दा, और उसी के जो 9-10 MOUs और जो स्पेशल एक जो स्टेटमेंट आर्थिक संबंधों के बारे में है। तो क्योंकि हमारे पिछले 3-4 साल में जो संबंध हैं, खासतौर से आर्थिक संबंध बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, और उसके बारे में कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए। प्रोफेसर गुलशन, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ शब्दों का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने दोनों ही बातें रखी। एक तरफ उन्होंने बात रखी कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं हो सकता, भावी पीढ़ियों को शांति का संदेश देना आवश्यक है विश्व के लिए। साथ ही साथ उन्होंने उन बच्चों के बारे में और एक तरह से जनहानि का, मानवतावादियों को क्यों कष्ट होता है, उसकी क्या परेशानी है, उसका भी जिक्र किया। तो ऐसे में दो बातें, हम जानते हैं चीन का रुख बहुत साफ है। भारत की इस यात्रा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को पश्चिमी देश एक तरह से अपने लिए एक बेहतर संकेत के तौर पर देख रहे थे। तो उस दिशा में आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? नहीं, अब क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा ऐसा है, 2 साल से ज्यादा हो गया है युद्ध वहां चल रहा है, और किसी के पास उसका अभी कोई समाधान नजर आ नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही शब्दों में कहा कि युद्ध के द्वारा उसका कोई समाधान हो नहीं सकता है, और जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है उसके अंदर कोई भी राजनीतिक पहल कोई ऐसी शुरू हो नहीं रही है। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जो रूस के नेता से मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अभी 2 बार मुलाकात उनकी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी हो चुकी है, G7 समिट के, इटली में भी और उससे पहले जापान में भी। तो भारत किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत का कोई उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अभी तक नहीं रहा है, और ना ही जिस तरह के वो बड़े युद्ध वहां पे चला हुआ है और पूरे नेटो और पूरे पश्चिम के देश उसके पीछे लगे हुए हैं, उनको आपस में कोई उसको सुलझाना है। लेकिन भारत एक संदेश पूरी दुनिया को और उनको भी दे रहा है कि अगर आप रूस को अलग थलग करके और ये मान के चल रहे हैं कि युद्ध के द्वारा इसका कोई नतीजा निकलेगा, उसका उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपको रूस के साथ भी मिलकर, और जो उन्होंने जो पूरी एक जो वेस्ट का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ रशिया, वो भारत उस तरह के विचारों के साथ सहमति नहीं रखता है, और उसको लगता है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें अगर शक्तिशाली रूस रहता है तो भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी उसका फायदा है। और जिस तरह का नैरेटिव वेस्ट देना चाहता है कि इस पूरे युद्ध की जो पूरी की पूरी जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रूस की है, भारत उस तरह के नैरेटिव के साथ भी, और दूसरे और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो भी उसके साथ सहमति नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि रूस की इसके अंदर कुछ गलती हो सकती है, लेकिन पश्चिम के जो देश हैं जिस तरह उन्होंने भी प्रोवोकेशन किया है, वो भी जिस तरह से हथियार वहां पे सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। एम्बेसडर मंजीव, आर्थिक समझौते और आर्थिक सहयोग की तरफ बढ़े उससे पहले अंत में एक सवाल रूस यूक्रेन से ही जुड़ा। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही एक कूटनीतिक कुशलता के साथ, भारत ने एक ऐसे समय जब विश्व दो खेमों में बटा साफ दिखाई दे रहा है, और टाइमिंग की जहां तक बात हो रही है तो यही माना जा रहा था कि इस समय यात्रा कई बड़े संकेत देती है, भारत ने बहुत ही कूटनीतिक कुशलता के तौर पर अपने आप को एक तटस्थ, एक तरह से अपनी पोजीशन को बरकरार रखा? इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, इंडिया मल्टी अलाइंड कंट्री, हम वेस्ट के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यार मानिएगा कि स्वेरिंग इन के एकदम बाद प्रधानमंत्री G7 समिट पे गए, वहां सारे बड़े पश्चिम के नेताओं से मिले, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी वहां पर वो मिले, उसके बाद वो रूस गए वहां। तो हम जो है एक मल्टी अलाइंड कंट्री है, जो देश हैं जिनके साथ हमारा हित की बात होती है और जो ग्लोबल गुड के लिए रहते हैं, हम उनके साथ। यूक्रेन में मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँ कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग वगैरह, ये सिर्फ रूस के लिए नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी बैकर्स जो हैं यूक्रेन के लिए और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मान के चलिएगा कि एंड में जो भी हो रहा है, यूक्रेन के अपने जो लोग हैं उनकी तो तहस नहस हो गए, उनका कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो गया। बाकी लोग जो मर्जी कहें,
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने आर्थिक का सवाल के बारे में पूछना चाहे तो प्लीज गो अहेड, वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। क्योंकि भारत और रूस के बीच में बहुत सालों से पहले लोग कहते थे कि कुछ आर्थिक हो नहीं रहा था, लेकिन अब जब से ये सैंक्शंस वगैरह बने हैं, देखिएगा किस तरह भारत और रूस के आर्थिक संबंध बढ़े हैं। हमने वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने ज्यादा पैमाने में इंपोर्ट किए, और सही है कि हमारे यहाँ लोग चिंता जताते हैं कि इससे ट्रेड बैलेंस रूस की तरफ गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप ग्लोबली देखिए तो हमारा ट्रेड बैलेंस जरा संतुलन में आया, और साथ साथ हमारा रूस से तेल लेना, इससे पश्चिमी देशों का भी फायदा हुआ है। अगर सभी लोग, हम लोग भी वहां से तेल लेते मिडिल ईस्ट से, तो उनके यहाँ पंप के प्राइसेस तो डबल हो जाते, और इसका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल संदेह है वो उनको भी पता है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, करनी पड़ती हैं, और लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन सब समझते हैं कि इसमें सभी का हल है और सभी का फायदा। एम्बेसडर मंजीव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, जो $65 बिलियन था, उसका लक्ष्य अब $100 बिलियन रखा गया है। तमाम नए क्षेत्र चुने हैं, जिसमें फ्यूल एक सबसे बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट, एक गलियारा जो एक तरह से स्थापित किया गया है, जिसके तहत पहले 2 ट्रक कोयले के आए हैं, जो चाबहार से होते हुए भारत पहुंचेगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए। तो क्या आपको लगता है कि इस मुश्किल दौर में भारत और रूस ने विश्व को, जहां सप्लाई चेन बाधित हो रही थी, एक नया पूरा मॉडल भी दिया है? देखिए, ये कहना तो जरा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सप्लाई चेन हमने रूस के साथ खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कायम की है, इसमें हमारा फायदा हुआ, रूस का और दुनिया का। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो लोग आलोचना करें, वो तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनको कहना है, उनकी पॉलिटिक्स है उसके बारे में। लेकिन मैं 2-3 और चीजें मानना चाहता हूं। हमने अभी कहा कि हम रूस के फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिएगा, हम लोग सारे मानते हैं कि रूस एक यूरोपियन देश है, चाहे उसकी बहुत सारी जमीन की भूमि जो है वो एशिया में। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग रूस के फार ईस्ट में, जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां बहुत सारी चीजें हैं, वहां व्लादिवोस्टॉक में हमारा एक पुराना कॉन्सुलेट भी है, हम उसकी तरफ तवज्जो दें। दूसरी चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के उनके अपने काउंटर पार्ट्स के साथ समझौता किया। देखिए, सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ये पर्यावरण वगैरह, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता है, और हम सब इसके साथ जुड़े। हमें फॉसिल फ्यूल्स, खासकर कोल, उससे जरूर हटने की जरूरत है। हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज कर रहे हैं। मुझे एक तो पेट्रोलियम में इसमें थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, पॉजिटिविटी लगती है, साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी। अब पिछले 20-25 सालों में सारा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक किस्म का ग्लोबल ट्रेंड है, लेकिन अगर भारत और रूस, जो देश जिनमें न्यूक्लियर काबिलियत, अगर वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये क्लीन फ्यूल्स, इसकी तरफ भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो हमारे 2 देशों के लिए नहीं, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मैं देखता हूं इन सब चीजों में एक किस्म का ग्लोबल गुड, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है, और हमारी और रूस की जो कोऑपरेशन है, उससे उसको बढ़ोतरी मिलती है। जी, प्रोफेसर गुलशन, अंत में आप ही से सवाल कि भू राजनीतिक परिस्थितियां जो बदल रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को आप किन बड़े बदलावों के तौर पर देख रहे हैं भविष्य में? देखिए, उसमें एक तो ये है कि जिस तरह से भारत अपनी विदेश नीति को इस यात्रा के दौरान पूरी दुनिया को बता पाया है कि भले ही हमारे 35 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत ने साइन की है, हमारे हित जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ भी, यूरोप के देशों के साथ भी, लेकिन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर वो रूस भी है। तो उसको उससे हम नकार नहीं सकते हैं, और दूसरे देशों को भी इसको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है पिछले 2 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है, और भारत, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, काफ़ी एक सकारात्मक योगदान दिया है पूरी विश्व की जो आर्थिक जो है, खासतौर से जो एनर्जी मार्केट के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो एक कमज़ोर पहलू भारत और रूस का संबंधों का था पिछले कई सालों से, वो था हमारा आर्थिक संबंध, हमारे आर्थिक संबंधों का, क्योंकि राजनीतिक और सामरिक संबंध तो और डिफेंस के संबंध तो हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारा जो ट्रेड था वो 10 बिलियन के करीब वहाँ पे रुका हुआ था कई सालों तक। 2 साल में हमारा ट्रेड 10 बिलियन से बढ़ के 65 बिलियन हो गया, और अभी जो नया टारगेट उन्होंने 100 बिलियन का 2030 में रखा है, वो मुझे लगता है हमको उसके लिए 2030 की भी
इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस तेजी से व्यापार हमारा रूस के साथ बढ़ा है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में ही 100 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा। और अगर वो 100 बिलियन का ट्रेड हमारे साथ हो जाता है, तो जितने हम जो गलियारों की बात कर रहे हैं पिछले 2 दशकों से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो चाहे चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर हो, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम उसके पीछे नहीं था। क्योंकि अभी जो ट्रेड वॉल्यूम है, चाहे एनर्जी का हो, आपने कोयले की बात की, तो बहुत सारी चीजें उसमें संभव हो सकती हैं। और अगर वो सारे गलियारे चल पड़ेंगे, उसका एक पूरा भू राजनैतिक जो है उसका असर जो पड़ेगा इस पूरे यूरेशिया के इलाके पे पड़ेगा। क्योंकि भारत को ये भी समझना है कि उसके हित जो है इंडो पैसिफिक में है, उसके लिए वो पश्चिम के देशों के साथ जो है वो उसकी साझेदारी बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा जो यूरेशिया का इलाका है, सेंट्रल एशिया, ईरान और उसके आगे का जो इलाका है, उसके अंदर भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण हित हैं और रूस तक जाते हुए। एम्बेसडर मंजीव, अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 140 करोड़ जनता के लिए ये सम्मान है रूस का। क्या आप ये मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस रवाना होने से पहले जिस तरह से वॉशिंगटन ने इस बात का जिक्र किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यूक्रेन की संप्रभुता और उसके अधिकारों को लेकर प्रधानमंत्री अपने उस पक्ष को भी रखें, और साथ ही साथ रूस जिस तरह से इस बातचीत को लेकर इतना उत्सुक था, दिखता है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक राजनीति में एक अहम रोल अदा कर रहा है और हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कोई समाधान का रास्ता जल्द सामने आए। तो जी मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारत जो है वो एक उभर के आया और अब दुनिया के सामने एक सकारात्मक नेशन है, देश है, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये सभी लोग मानते हैं। रूस को भी इंटरेस्ट था कि हम वहां पर आए, चाहे हमारे इंटरेस्ट थे कि रूस के साथ भी हम उनके साथ बात करें। वॉशिंगटन इस पूरी विजिट पे क्यों इंटरेस्ट ले रहा? अगर हम सकारात्मक इंपॉर्टेंट कंट्री ना होते तो वो इसके बारे में बात ही नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल आप साथ। जहां तक रह गया यूक्रेन और रशिया का जो मुद्दा है, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया। देखिए सुपर पावर उसमें इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ भी जो इन्वॉल्व है वो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स हैं और साथ में अमेरिका है, बिल्कुल सुपर पावर्स हैं। हमने अपनी जो बात कही दोनों साइड को कही कि देखिए कोशिश करिए, ये युद्ध का समय नहीं है, हमें डायलॉग से बात आगे निकालने की जरूरत है। ये हमने पहले भी कहा, इस बार भी कहा, दोनों साइड्स के लिए ये बात कही, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी ये बात कही। लेकिन इस मुद्दे में जो बिल्कुल जिसको कहते हैं साइड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं एम्बेसडर आप। और विश्व के दो बड़ी महाशक्तियां जब टकराव की मुद्रा में हों और टकराव के दौर से गुजर रही हों, ऐसे में भारत अपने उस पक्ष को लेकर आज भी मुखर है और पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने इन बातों को भी रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, विश्व को शांति का संदेश देने का वक्त है। दुनिया आज युद्ध से किसी भी समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकती है। तो ये तमाम वो संकेत सिर्फ सीमित नहीं है रूस तक, ये संकेत और ये संदेश हैं पश्चिमी देशों को भी, उन मुल्कों को भी जो युद्ध में किसी भी तरह का फायदा देखते हैं। तो भारत की एक तरह से कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इस यात्रा पर विश्व की नजरें थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका भी, एम्बेसडर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय में। धन्यवाद।